बंदगी है वो बंदगी जो गैरे रहमो हरम नहीं। मेरा एक बार तुझे देखना, मेरा एक बार तुझे देखना, बाखुदा नमाज से कम नहीं। सम्मानित मंच पर उपस्थित मेरे राजों के हमराज राजीव राज, जिन्होंने मैं जब से इटावा में आया एक अलग सा संबंध, एक मित्र के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में उनका स्नेह मुझे हमेशा प्राप्त हुआ। मंच पर ही बैठे अपनी धुन में मस्त, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, शाह आलम जी इस महाविद्यालय को उत्तरोत्तर ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले मेरे परम मित्र प्राचार्य श्री डॉक्टर श्यामपाल जी, जिनके मधुर वाणी बहुत सुनने को जब मिलती है तो मैं बहुत हर्षित होता हूँ। इस पूरे कार्यक्रम की आयोजना के पीछे सचिव मेरे परम मित्र डॉक्टर रमाकांत राय जी, इस महाविद्यालय के हमारे समस्त मित्र, मुझे नहीं पता था अनुपम जी यहाँ पर भी आने वाले हैं। हम लोगों की पहचान बहुत पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई और हम लोग लगातार जुड़े रहे। आज इस परिवार के बीच में आकर मुझे निसंदेह बहुत अच्छा लग रहा है। अजय दुबे जी बैठे हैं, श्यामदेव जी बैठे हैं, सभी मैडम बैठी हैं, सारी लोग। और इटावा के विमर्श के संबंध में अगर बात हो और राजकीय महाविद्यालय में इतने मूर्धन विद्वानों के बीच आकर अपनी बात कहनी हो, तो लगता है कि सारी बातें तो आप लोग कह ही चुके होंगे, मेरे कहने के लिए बचा क्या होगा। लेकिन फिर भी मैं आपका अभिनंदन करूं इसलिए कि आप इतने सुंदर आयोजन में यहाँ पर आए हैं। मैं आपका स्वागत इसलिए भी करूं, जिस प्रकार से आप लगातार 2 दिनों से तकनीकी सत्रों को सुन और समझ रहे हैं। इटावा के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पहचान के विषय में उल्लेखित किए जाने वाले समस्त कथनों पर इतना ध्यान देकर उसे सुन रहे हैं। मैं निश्चित ही आयोजकों को साधुवाद देना चाहता हूं और आभार व्यक्त करना चाहता हूं प्राचार्य जी का, जिन्होंने मुझे सहृदयता पूर्वक मुझे यहाँ पर बुलाया और जितना स्नेह उनसे मुझे प्राप्त होता है मैं उसका ऋणी हूँ। बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं हमारी डॉली मैम। उनके शब्द संयोजन का मैं साक्षी हूँ और जिस प्रकार से उन्होंने सफल संचालन कर रही हैं, मैं उन्हें साधुवाद प्रेषित करता हूँ। जी बहुत बधाई। इटावा की जहाँ तक बात करूं तो जो आवा और ईंटों का आवा से इसका तादाद में बिठाया जाता है, उसके पीछे थोड़ा सा जाना चाहूंगा। फायान जब आता है और एलो शब्द का वो उल्लेख करता है, जिसका साम एरवा से बिठाया जाता है, और वो ये कहता है इसके पास में अटावी है, अटावी के पास में आवा और आवी छोटी भट्टी को कह ले सकते हैं, आवा एक बड़ा भट्टा हो सकता है। ईंटों का जब सबसे पहले प्रचलन कहीं शुरू हुआ होगा हड़प्पा सभ्यता के बाद, उनमें से एक भूमि रही होगी इटावा। ईंटों के को हटाकर आज शायद किसी भी इमारत की या बड़ी इमारतों की परिकल्पना मुश्किल से की जा सकती होगी। पत्थर
पत्थरों पर, भारी बड़े बड़े पत्थरों के आधार पर हमने बिल्डिंग्स बनाई थी, लेकिन एक छोटी सी ईंट हमने पकाकर इतनी मजबूत बना ली वो मिट्टी कि सैकड़ों साल, हजारों साल की इमारतें चल रही हैं। अगर मंदिर की बात करें तो घाटमपुर का ईंटों का मंदिर सबसे पहले निश्चित ही बनाया गया होगा, लेकिन वो ईंट भी इटावा से गई हुई ईंट रही होगी। ये एक सिनॉप्सिस हो सकती है। जहां प्रतापगढ़ से ले जाकर पत्थर अफगानिस्तान में लगाया गया होगा, और जब अशोक अपा सिलवे बहु कयाने दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवे चा की बात करते हैं और पत्थरों पर लिखवाते हैं, उकेरते हैं, तो वो पत्थर इतनी दूर ले जाना कितना दुर्लभ रहा होगा, लेकिन इन छोटे छोटे ईंटों को बना देना कितना बड़ा आविष्कार रहा होगा। जहां एक तरफ मेसोपोटामिया में पकाना नहीं जानते थे, वो कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करते थे, और 1921 तक जब तक दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता में ये खोज नहीं लिया था कि पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल भारत ने 2500 ईसा पूर्व तो करना शुरू ही कर दिया था, तो ऐसे में, और बीच में ये तकनीक शायद खो गई रही होगी, और ऐसे में इटावा के द्वारा इस बात को पुनः आविष्कृत करना अपने आप में अनुपम उदाहरण है। थोड़ा आगे बढ़े, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता से होते हुए सभ्यताओं के दौर में इटावा का नाम है आदिकालीन सभ्यताओं के दौर में, और ताम्रपाषाण कैल्कोलिथिक पीरियड में सैफई में बहुत सारे औजार मिले हैं, जिनको एचटी सांकलिया ने उस पर काफी शोध पत्र प्रकाशित करते हुए इटावा के जो इंपॉर्टेंस है उसको उजागर किया है। इटावा की प्राचीनता कम से कम अगर ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के हिसाब से मान लें तो 6000 ईसा पूर्व तक तो जाती ही, यानी इटावा की सभ्यता और संस्कृति कितने हजार साल पहले शुरू हुई। यूरोप में मुझे याद है कि 1456 तक एक किताब मुझे पढ़ने को मिली, जिसमें यह था कि वो लोग ना तो बनाना जानते थे ठीक से, ना खाना बनाना जानते थे, किसी तरीके से काम चलाते थे। उस समय भी भारत में उसके 6000 ईसा पूर्व पहले हमने इटावा जैसी जगह पर संस्कृति की खोज कर ली थी, सभ्यता की खोज कर ली थी, और सब नागरिकों की तरह से हमने रहना शुरू कर दिया था। थोड़ा सा और आगे बढ़ा, सैंधवकालीन सभ्यता के अवशेष तो मिलते ही हैं जहां एक और, वहीं संस्कृत के अभिलेख इटावा में पाए गए हैं, जिसमें हमारी सभ्यता संस्कृति की जो विरासत है और जो बौद्धिकता की पराकाष्ठा है वो इटावा में देखने को मिलती। क्योंकि ज्यादा विस्तार में नहीं जा सकता हूँ, बहुत समय हो गया है, तो वह संक्षेप में आपको ये कहना चाहता हूँ। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, पढ़ाने का सौभाग्य मिलता है कक्षाओं में सर, तो वहां पे मैं बताने का प्रयास शुरू में किया करता था कि कैसे हिंदुस्तान नाम पड़ा, सिंधु नदी को हिंदू कहा जाने लगा, सा का उच्चारण हा करते थे। कानपुर में ये मैं जब बात पढ़ता तो ज्यादा समझ में नहीं आई कि भाई सा को क्यों हा करेंगे, लेकिन जब मैं इटावा में आया तब मुझे पता चला या को जा कहा जाता है। यमुना जमुना, योगेंद्र जोगेंद्र, जू का तत्व, तो जो जा है या का उच्चारण इटावा में जा किया जाता, तो बिल्कुल स्पष्टता के साथ में स्टूडेंट्स को समझा सका, विद्यार्थियों को समझा सका कि भाई हम लोग या का उच्चारण जा करते कि नहीं, यहां को जहां बोलते कि नहीं, जू बोलते हैं कि नहीं, यमुना को जमुना बोलते हैं। तो बड़ा सरल हो गया इटावा में आकर कि निश्चित रूप से जो पहले सा का उच्चारण हा में कन्वर्ट हो गया होगा तो हो गया होगा। उस पे फिर बाद में काफी सारी इस तरीके के सिनॉप्सिस तैयार की मैंने, और उसमें शोध का विषय है वो उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो इटावा में आकर
ये पता चला कि सांस्कृतिक संबंधों की, न केवल सांस्कृतिक संबंध वरन राजनीतिक रूप से इटावा एक जंक्शन था। अगर दक्षिण से कोई आ रहा है तो इटावा होकर आएगा, दिल्ली से आ रहा है इटावा होकर जाएगा। कन्नौज जो तत्कालीन समय में बहुत बड़ा नगर था और वो उसका वहां तक पहुंचने के लिए इटावा होकर आना पड़ेगा। बड़ा कारण नहीं है कि टिक्सी टेम्पल मराठा शैली में बना है। मैं डेकोरेटिव पैटर्न्स फ्री मॉन्यूमेंट्स के इस समय में अध्ययन कर रहा हूं, तो उसमें मैं पा रहा हूं कि कितने तरह की शैलियां, बेसर हो, नागर हो, द्रविड़ हो, सारा इटावा में मिलता है। एक जगह पर इतने तरह का आर्किटेक्चर शायद ही कहीं देखने को मिलता। जामा मस्जिद जौनपुर की शर्की अटाला मस्जिद की कॉपी आप मान सकते हैं। इरबिल में जो दरवाजे हैं जिसको संरक्षित किया गया है एएसआई के द्वारा, अपने आप में यूनिक है, उसका डिजाइन यूनिक है। न केवल इतना, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि आसई अपने बगल में है। आसई में एक बार खुदाई छोटी हुई होगी और उसमें कई सारी मिट्टी जमने की वजह से जब वो खुदाई की गई तो ऐसी ऐसी मूर्तियां निकल रही हैं जो गुप्त काल में यूनिक मूर्तियां हैं, कहीं नहीं मिलती। मैं खुद देखकर आया और वहां पर शेषनाग पर शयन करती हुई विष्णु जी की प्रतिमा अपने आप में अनुपम उदाहरण है, अनुपम कलाकृति। मूंज, चक्र नगरी, ये चक्र नगर, मतलब अपने हृदय में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी पक्ष का एक बहुत बड़ा केंद्र इटावा रहा है। न केवल इतना, चतुर्दिक वाहिनी यमुना का उदाहरण शायद ही कहीं मिलता हो कि उल्टी यमुना बहती, पूरी प्रदक्षिणा करती और उल्टी यमुना बहकर फिर सीधी होकर घाटों का चक्कर वो मंदिरों का चक्कर लगाकर और वापस लौटती है। यमुना, चंबल, क्वारी, केन, यमुना मिलकर इतना विहंगम दृश्य उत्पन्न करते हैं जिसका कोई कल्पना करना मुश्किल है। मतलब इतनी बड़ी बातें अगर बताई जाएं और वो इटावा में, तो शायद मतलब हम लोगों से इतना विस्मृत हो गया है और इसकी सार्थकता और उपादेयता इस ऐसे सेमिनार्स की ये है, ऐसी संगोष्ठियों की है कि हम ये सब बातें जान सकें, समझ सकें और अपने पुरातन इतिहास को देखते हुए क्या अच्छा और किया जा सकता है उस तरफ दृष्टिपात करते हुए हम आगे बढ़ सकें। बहुत कम समय लेते हुए मैं आपको एक दो बातें और कहना चाहूंगा। बड़े क्रांतिकारी छक्की लाल जी की डायरी मुझे जीर्ण शीर्ण हालत में पढ़ने को मिली। अभी मैं अपने मित्र शाह आलम जी से बात कर रहा था उस विषय में। अंग्रेजों को भारत से भगाने में अगर देखा जाए, और मैं रोमांचित हूं इस बात को कहते हुए, इटावा का अनुपम योगदान। मैं गया आर्काइव्स में गया सर, और वहां पर मैंने युग के साइन किए हुए फांसी पर लटकाने के ऑर्डर्स देखे, उनके फोटोज लेकर आया। मैं दंग रह गया कि इटावा की धरती में, इटावा के पानी में पता नहीं क्या बात है कि व्यक्ति अपने उद्देश्यों को लेकर जुट जाता है और पूरी तरह से उस पर अमल करते हुए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। कर्नल स्लीमैन, जो कि ठगी प्रथा का अंत करने वाले बताए जाते हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, अभी शाह आलम जी बात कर रहे थे, गेंदालाल दीक्षित जी, उनकी कहानी मैंने पढ़ी। लाहौर षड्यंत्र जिसके नाम से हम पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ाते हैं, वो इटावा से शुरू होता है। रेशमी रुमाल षड्यंत्र इटावा से शुरू होता है। काकोरी कांड के पीछे इटावा का हाथ है। हद हो गई इटावा, मतलब जहां देखिए वहां इटावा। इटावा के लोग दो मुख्यमंत्री दे देते हैं आज के जमाने में एक ही गांव से।
एक ही परिवार से। हॉकी प्लेयर से दे देते हैं, क्रिकेट के प्लेयर्स बड़े प्लेयर से दे देते हैं, बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान दे देते हैं, कवि दे देते हैं। महर्षि धौमस की परंपरा से प्रारंभ होकर राजीव राज तक आते हुए बीच की कड़ी में इटावा विस्मृत अंतरराष्ट्रीय पटल पर कभी हुआ ही नहीं और हो भी नहीं सकता। मेरी एक अवधारणा है, गलत हो सकता हूं शायद, आसई में बहुत आवश्यकता है उत्खनन की। वहां पर हल चलाया जाता है, खजाना निकल आता है, वहां हल चलाया जाता है, मूर्तियां निकल आती है, ऐसी यूनिक पुरातात्विक चीजें निकल रही हैं, अभिलेख निकल रहे हैं। मैं वहां देखकर आया तो एक पूरे जलाशय की नींव जैसी दिख रही है। अगर वहां पर एएसआई ध्यान दे और हमारे जैसे अध्येताओं को अपने साथ शामिल कर ले किसी तरह से, तो निश्चित रूप से हड़प्पा जैसी एक सभ्यता आसई में निकलने वाली है। पूरी दुनिया में सबसे अच्छी मूर्तियां अगर कहीं पर बनती थी, जैन धर्म की हो, बौद्धिज्म की हो, वैष्णव शाक्त की हो, वो आसई में बनती थी। बलुए पत्थर की मैंने एक मूर्ति को फोटो भेजकर और अपने विद्वान साथियों के साथ, एक कुलपति हैं उनको मैंने भेजी और उनसे मैंने पता करने का प्रयास किया, वो चौंक गए, बोले ये इटावा में है। मैं जी सर इटावा में है, आप आइए कभी मैं दिखाता हूँ। मूर्तियां मारी घूम रही है, मतलब चमक आज तक नहीं गई है। मौर्यकालीन मूर्तियों की पॉलिश, हम लोग दरवाजे पॉलिश कराते हैं, 1-2-3 साल में खराब हो जाती है। धूप में पड़ी मूर्तियां ऐसी चमक रही हैं यक्ष छड़ियों की, केवल मूंछ में एक टीले की खुदाई हो रही थी, निकल आई। तो अगर हम महाभारत कालीन की ग्रंथियों को अगर सिद्ध ना भी कर सके, तो स्थापत्य के मामले में इटावा इतना अग्रणी रहा है, पूरी दुनिया को सिखाने वाला इटावा रहा है। बोलियों के संगम की बात करें, नदियों की संगम की बात करें, सांस्कृतिक संबंधों के संगम की बात करें, राजनीतिक उत्कर्ष पर पहुंचे हुए, चाहे वो काशीराम जी हो, अटल बिहारी जी हो, मुलायम सिंह जी हो, इटावा से कितना गहरा जुड़ाव है। यहाँ के शिक्षक कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचे। अभी एक नाम ले रहे थे आप, राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर विश्वम्भरनाथ जी, हिंदी उर्दू बशीर बद्र जी, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब। तो यहाँ पर मुझे एक एक व्यक्ति में, कोई जाकिर हुसैन, कोई नीरज जी, कोई मुलायम सिंह जी, ये लोग दिखाई पड़ते हैं। मैं यहाँ पर बैठे हुए मेरे जो विद्यार्थी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इटावा के स्वर्ण इतिहास को जानते हुए अपने अंदर वो आत्मविश्वास पैदा करें। विद्यार्थियों के बीच रहता हूँ, काम करता हूँ, तो कई बार ये सुनने को मिलता है कि सर इटावा से हैं, इटावा में कोई पढ़ाई लिखाई होती नहीं है, कैसे आगे बढ़ेंगे, इटावा पिछड़ा हुआ शहर है। मैं कहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राकृतिक रूप से कील सारस के लिए विश्व प्रसिद्ध, घड़ियाल के लिए विश्व प्रसिद्ध, रेड डेटा लिस्ट में जो प्रजातियां हैं वो विश्व प्रसिद्ध, घड़ियाल विश्व प्रसिद्ध, चंबल अभ्यारण्य विश्व प्रसिद्ध। इटावा में है क्या नहीं? मैं चाहता हूं कि सभी लोग इटावा के नाम पर जोरदार तालियां बजाएं। कछुए के लिए रिसर्चेस चलती है, अमेरिका से बड़े बड़े टर्टॉइस पर रिसर्च करने यहाँ पर आते हैं। पानी इतना साफ है कि चंबल की नदी का पानी पिया जाता है, गांवों में यूज किया जाता है। इतनी सारी नदियां इतनी प्रदूषित है, लेकिन ये यमुना नदी का पूरा यहाँ से कलकत्ता तक पूरा व्यापार होता था। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको, चाइल्ड सेक्स रेशियो की आपने बात करी, बहुत सारी बातें आपने उस सरोकार से उठाई हैं सर। तो निश्चित रूप से इटावा हर क्षेत्र में बड़ा अग्रणी है। हाँ, कुछ चीजों में प्रयास करने की आवश्यकता है। हम शोधार्थियों के लिए ये आवश्यक है कि हम ऐसी चीजें प्रस्तुत करें, समाज में आगे लाएं। और मुझे बड़ा हर्ष है कि आदरणीय रमाकांत जी के आयोजन में और आदरणीय प्राचार्य जी के संरक्षकत्व में हम लोग ऐसा आयोजन यहाँ पर कर सकें और कर रहे हैं। हमारे बीच प्राचार्य डॉक्टर पांडे जी भी उपस्थित हैं
बड़े मूर्धन विद्वान हैं, सभी लोग एक साथ कुछ ऐसा करें, कुछ जो पुस्तकाकार रूप में आप शोध पत्र छापने वाले हैं वो भी अत्यंत श्लाघनीय है। मैं समस्त मित्रों को और आयोजकों को वो पुनः बधाई देना चाहता हूँ, हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। और आप सभी ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है, उसके लिए मैं बहुत हृदय से आप सभी का आभारी हूँ, अनुग्रहित हूँ। इन दो पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। खूबसूरत से पल का किस्सा बन जाता है, जाने तो कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं आप जैसे, जिनसे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है, कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है।